एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। इस कहावत का इस विपक्षी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज हम बात भी करने वाले हैं इस गठबंधन के बारे में ही, कि जहां सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विपक्ष की नई बैठक हो रही है और इससे पहले पटना और बेंगलुरु में भी इसकी बैठक हुई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इनकी बैठक में फिलहाल जो बैठक चल रही है मुंबई में, इस पर कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि इस नए बैठक में ही संयोजक की चर्चा होगी। संयोजक जो है, नए संयोजक कौन होंगे इसकी उम्मीद है, इसकी घोषणा की उम्मीद है और कयास लगाया जा रहा है कि इसी बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी तय किया जाएगा, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। हालांकि दिक्कतें तो बहुत आनी हैं इन लोगों को, और जो जैसा कि अभी फिलहाल में बंदरबाट की स्थिति दिख रही है सामने, तो दिक्कतें तो बहुत आनी हैं। अब चूंकि सामने नरेंद्र मोदी हैं, तो विपक्ष को भी एक ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करना होगा, ऐसे ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चुनाव करना होगा जो कि मोदी के राजनीति में मोदी के बराबर की हिस्सेदारी रखता हो या उनके समकक्ष बैठने की हिम्मत जुटा पाए। ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव विपक्ष को करना होगा। इस पद के लिए विपक्ष को ऐसा चेहरा लाना होगा जो कि लोकप्रिय हो, मोदी जैसी लोकप्रियता जिसके अंदर हो। और लेकिन यहाँ जो अभी वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, पहले से बंदरबाट की स्थिति है। फिलहाल विपक्ष में ऐसा कोई उम्मीदवार दिख नहीं रहा है जो कि प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके। और आगे अब ये देखना भी हम मजेदार होगा कि विपक्ष किसी नए चेहरे को लाता है या फिर इन्हीं जो पुराने चेहरे हैं इन्हीं में से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है। ये सोचने वाली बात है। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि पीएम पद का जो उम्मीदवार होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा ईमानदार होगा। अब इनकी बातों को लेकर के थोड़ा सा संशय हो रहा है। संशय मीन्स ये कि अब इनका जो परिवार है, इनके परिवार पर पहले से ही चारे घोटाले का केस चल रहा है। इनके पिता लालू प्रसाद यादव पहले से ही सजा याफ्ता है, वे जमानत पर बाहर चल रहे हैं। इन्होंने अपना इलाज कराया था, जून में इनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिसे लेकर के अभी फ़िलहाल ये स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए फ़िलहाल जमानत पर बाहर हैं और कभी भी इन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ईमानदारी का दायरा क्या होता है इनके अनुसार, या फिर इनके पिता ने पशुओं के चारे को जिस तरह से एक बृहद आयाम तक पहुँचाया, क्या यही ईमानदारी की पराकाष्ठा होती है? वह अलग बात है कि जो संघी और भाजपाई हैं वो लालू यादव को उन्होंने जेल भेजवा दिया। इन लोगों को जरा से भी पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति दया नहीं है और बिहार के तारनहार भी कहे जाते हैं लालू यादव, जो बिहार के कथित तौर पर ये बिहार के तारनहार कहे जाते हैं, इनकी जो छवि है। लेकिन भाजपाई और संघी तो भाई अपना ही राग अलापते हैं। इन्होंने बिहार के तारनहार को जेल भेजवा दिया, उन्हें क्या जरा सी भी दया नहीं आई? इन भाजपा वालों में तो जरा सी भी दया नहीं बची हुई है। तभी तो लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का गला ऐंठने जा रहे हैं। हमने इस पर भी एक वीडियो डाला था कि जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का गला ऐंठने जा रहे हैं। वही से पहले इन लोगों की जो बैठक हुई थी और उसमें बेंगलुरु में बैठक हुई थी और उसमें आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लालू यादव और नीतीश कुमार पूरी तरह से नदारद दिखे और चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार अपने संयोजक न बनाए जाने से नाराज थे। और कहा तो यह भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे बारात में फूफा नाराज होकर के चले जाते हैं, वैसे नीतीश कुमार भी बाराती बन करके आए हुए थे और फूफा बनकर नाराज होते हुए चले गए। दूसरी ओर लालू यादव भी कयास लगाए बैठे हुए हैं कि किस तरह से नीतीश को संयोजक का पद दिलवाया जाए और नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी छोड़ें और अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। मतलब लालू यादव पूरे जुगाड़ में लगे हुए हैं, कि अपने बेटे को किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, किस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेला करें। हालांकि खेला करने में ये तो पूरी तरह से माहिर ही हैं कि कभी इनसे गठबंधन, कभी उनसे गठबंधन, कभी भाजपा से गठबंधन, कभी आरजेडी जेडीयू। तो
खेला तो ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में खेला होना भी आम बात है। और फिर खेला ममता बनर्जी से इन्होंने हाथ मिलाया, ममता बनर्जी ने भी खेला होवे का नारा दिया है। गौरतलब है कि इस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। इसके लिए वे दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ से लेकर भुवनेश्वर और चेन्नई तक गए थे। ठीक है, और अब देखना यह है कि क्या ऐसा संभव है कि आज के वर्तमान समय में, वर्तमान की जो राजनीति चल रही है, ऐसे सिचुएशन में देश का कोई भी ऐसा नेता जो कि केंद्र की सत्ता में न हो, वो कई राज्यों में घूमे अपना पैसा खर्च करके और बिना अपने स्वार्थ के, ऐसा तो हमें तो फिलहाल ऐसा कुछ संभव नहीं लगता। और उस राज्य का नेता जो कि पिछड़े राज्य का नेता है, पिछड़े राज्य का है, और जहाँ न कि उद्योग है, न किसी तरह का रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधाएं हैं जनता के लिए। हाँ, लेकिन एक बात और है कि अपराध जरूर है वहाँ पर। यहाँ दिन दहाड़े घर में घुसकर पत्रकार को गोली मार दी जाती है, थाने में घुसकर थानेदार की हत्या कर दी जाती है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक के ट्रैक ही चोरी हो जाते हैं, पुल अचानक से गिर जाती है। तो कहा जा सकता है कि इस राज्य में सुविधाएं न के बराबर हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वो अति पिछड़ा राज्य जिसको कहा जा सकता है। अब यहाँ केवल कहा जा सकता है कि इस गठबंधन ने ही इस राज्य की नैया डुबोई है। संयोजक या कह सकते हैं कि पीएम पद की उम्मीदवार में ममता बनर्जी का भी नाम है, जो कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद से अपना आपा खो बैठी हैं, जिसको कहा जाता है ना कि मानसिक संतुलन खोना अपना, मतलब मानसिक संतुलन खो बैठी है वो। उन्होंने, ममता बनर्जी ने अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा को राकेश रोशन कह दिया, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों की मज़े लेने की जो आदत है वो फिर मजाक का पात्र बन गई, एकदम हास्यास्पद बन गई ममता बनर्जी। लोग ये भी कहने लगे कि शायद ममता बनर्जी ने चंद्रयान 3 की जगह राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया देख लिया हो, जिसमें वे खुद उन्होंने कल्पना कर ली होगी इसको लेकर के कि हाँ, राकेश शर्मा खुद अंतरिक्ष में घूम करके आए होंगे, उसके बाद उन्होंने एलियन पर आधारित मूवी बनाई होगी। तो ममता बनर्जी से खैर उनसे अपेक्षा ही क्या किया जाए। इसके बाद उन्होंने चंद्रयान 3 पर जो बयान दिया, इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के भी कहा कि इंदिरा गांधी भी चांद पर गई थी, जिसके बाद फिर से मजाक का पात्र बनी। इंदिरा गांधी कब चांद पर गई थी ये तो नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए हर मुद्दे पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब बोलती रहती हैं। वे अपने आप को मीडिया में बनाए रखना चाहती है। अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि महाभारत की रचना काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। अरे भाई, क्या है ये? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आदिकाल से हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखा है, हर व्यक्ति जानता है, 135 करोड़ देशवासी जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं, हिंदू धर्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही हैं। वैसे हिंदू देखा जाए तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना भाजपा विरोधी दलों का दुलारा बनने की एक योग्यता ही है कि आपने हिंदुओं का विरोध किया तो आपकी जो भाजपा विरोधी दल है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे ये एक गारंटी नहीं मिलती ना कि आपको संयोजक ही बना दिया जाए या आपको पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। अच्छा, इस लिस्ट में कांग्रेस के युवराज भी हैं। अब तक के राजनीतिक कैरियर में कथित तौर पर अगर इनकी एक यात्रा को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इनकी अभी तक की राजनीति की कोई उपलब्धि नहीं है। 53 साल के जो युवा नेता हैं, 53 सालों में अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है जिससे कि राजनीति में इनकी एक पहचान बने। और वह यात्रा भी इनकी कितनी सफल हुई ये सभी जानते हैं, यह किसी से छुपा नहीं। हालांकि युवराज के साथ एक अच्छी बात है कि इन्होंने कभी अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बताया। इन्होंने बस विपक्ष का राग ये कहते हैं कि हाँ, विपक्ष से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि जो कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी वे अपने भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी राहुल गांधी को देखते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कई कारण गिना दिए कि क्यों केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। इसके बाद संजय सिंह और आतिशी मरलेना जैसों ने बयानबाजी करते हुए कहा कि उनकी कोई मांग नहीं है और ये भी दबाव बनाने और अपनी बात कहने का एक कहा था कि तरीका ही है। कभी बनारस से सांसद का चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी तरह से हारने वाले केजरीवाल की प्रधानमंत्री बनने की हसरत किसी से छुपी नहीं है।
दरअसल इन नेताओं को लगता है कि मीडिया पीएम मोदी को ज़्यादा दिखाती है, इसलिए वो पीएम हैं, जबकि सच्चाई यही है कि मोदी ऑलरेडी पहले से ही इतने बड़े लोकप्रिय नेता हो गए हैं कि मीडिया को उनको दिखाना ही पड़ जाता है। वैश्विक स्तर पर जो उनका चेहरा है, प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन भी करते हैं तो करोड़ों की भीड़ जुट जाती है उन्हें सुनने के लिए। तो इसलिए मीडिया को चलाना ही पड़ जाता है, मीडिया को सारी चीज़ें दिखानी पड़ जाती है, नहीं दिखाएंगे तो टीआरपी भाई कैसे बढ़ेगी। और इसके बाद ये सारे जो नेता हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। इनके कोई देश के लिए या कुछ ऐसा मतलब लड़ाई वड़ाई टाइप का कुछ माहौल नहीं है, ये बस अपने आप को खबरों में और मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम रच रहे हैं, क्योंकि इनका जो है अपने राज्य से बाहर कोई वजूद नहीं। आगे हम भी इसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों वजूद नहीं है इनका राज्य से बाहर, या कैसे ये गठबंधन फेल है। ठीक है, हाल ही में देखा जाए तो सुभाषपा के नेताओं ने सपा का दामन छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। अभी जिस महाराष्ट्र में INDIA की बैठक चल रही है, वहाँ भी एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है। शरद पवार को मोदी विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरे के रूप में देखने वाले लोग आज उनकी सियासी अस्पष्टता के कारण कोसते हैं। यानी शरद पवार को अब राजनीति से बाहर करने की भी ये लोग सोच रहे हैं। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपने चाचा से ही गद्दारी करते हुए कई विधायकों सांसदों के साथ बगावत कर दी। कभी शरद जो है भाजपा के साथ कभी न जाने की कसम खाते हैं, तो कभी अजित पवार को पार्टी का नेता बताते हैं। गजब माया है। नए गठबंधन के इस बगावत के बाद अब उनकी जो भूमिका है, यानी शरद पवार की जो भूमिका है वो कम हो गई है। पश्चिम बंगाल के धूपगढ़ी में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने CPM के साथ गठबंधन किया है, जहाँ कोई TMC ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ठीक है, अब यहाँ कहाँ गया वही गठबंधन आपका। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करके अपनी गारंटियों के बारे में प्रचार किया। दोनों ही राज्यों में भाजपा कांग्रेस में मुख्य लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ भी अब आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार करके वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि ये कैसा गठबंधन है भाई, जिसके नेता महंगे होटलों में बैठक करते समय खुद को एक दिखाते हैं और ज़मीन पर आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह केरल में आ जाइए, वहाँ भी पुथुपल्ली में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ CPM और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हम एक हैं, फिर ज़मीनी स्तर पर जो है आप लड़ रहे हैं। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस नए गठबंधन की परीक्षा भी होनी है। फिलहाल तो इंतजार बैठक के निष्कर्षों का है कि इस निष्कर्ष में किसको विपक्ष का नेता चुना जाता है, कौन प्रधानमंत्री पद का नया उम्मीदवार होगा। ये देखने लायक बात होगी कि हाँ, जो उम्मीदवार इनका जो प्रत्याशी होगा उसी से तय हो जाएगा कि यहाँ आगामी जो लोकसभा है, लोकसभा का परिणाम क्या होने वाला है। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।